नमस्ते। मैं आप सबका स्वागत करता हूं। मेरा नाम है विराट राठौर और मैं आईआईटी बॉम्बे से पास आउट हूं। और आज का हमारा विषय है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस का मतलब क्या हुआ कि काइनेटिक थ्योरी मतलब काइनेटिक का मतलब होता है मोशन। मोशन पढ़ना गैसेस के बारे में। गैसेस हमारी होती है बच्चों, जैसे ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और कुछ भी जैसे नाइट्रोजन, यह होती है हमारी गैसेस। इनके बारे में हम उनके जैसे मूवमेंट होता है हमारा गैसेस का। मान लीजिए जैसे कि एक रूम में तुमने कोई परफ्यूम छिड़का तो वो किस रेट से वो क्या करेगा, वो फैलेगा, उसको हम कहते हैं। इसके मूवमेंट के बारे में इसके बारे में हम जानेंगे कि कैसा प्रेशर रहेगा, क्या टेम्परेचर रहेगा और क्या कौन सी इक्वेशन ऑफ स्टेट को वो फॉलो करेगा बच्चों। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें हम पढ़ने वाले हैं बच्चों थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर की कौन सी इक्वेशन ऑफ स्टेट को फॉलो करता है। जब कोई हमारी आइडियल गैस होती है बच्चों तो हम PV=nRT हमारा रहती है इक्वेशन ऑफ स्टेट। मतलब कि इसका मतलब आइडियल गैस का मतलब ये होता है कि इसके अंदर हमें जो गैस होती है हमारी उसको हमको कंसीडर करना होता है इनकम्प्रेसिबल, और क्या करना होता है उसको कंसीडर कि जो हमारे जो एटम्स है उसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स है वो जो है मोनोएटॉमिक फॉलो करते हैं बच्चों। तो केमिकल सिस्टम कैसे डिस्क्राइब करता है हमारा केमिकल सिस्टम डिस्क्राइब करता है हमारा प्रेशर से डिस्क्राइब होता है, वॉल्यूम से डिस्क्राइब होता है और टेम्परेचर से डिस्क्राइब होता है बच्चों। और काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के अंदर काइनेटिक थ्योरी अप्रोच जो हमारी होती है उसके अंदर हम मॉलिक्यूल्स को हम क्या मानते हैं, मोनोएटॉमिक। मोनोएटॉमिक का मतलब ये होता है कि जैसे कि मान लीजिए गैसेस के अंदर कोई मॉलिक्यूल्स है, जैसे एक मैं स्फीयर मान लूं तो दूसरा जो मॉलिक्यूल होगा बच्चों वो भी इसी सेम क्या होगा, सेम साइज का और सेम मास का होगा बच्चों। ये हम इसमें आइडियल इसके एज्यूम करते हैं बच्चों। जैसे कि अगर ये एक मॉलिक्यूल 1 है हमारा और ये मॉलिक्यूल 2 है हमारा, तो हम इसको क्या बोलेंगे, इक्वल बोलेंगे कि दोनों सेम शेप में है और दोनों जो है आइडियल गैस को ये फॉलो करेंगे बच्चों। अगर मान लीजिए कोई ह्यूज नंबर ऑफ सिस्टम है बच्चों तो उसके अंदर जैसे कि एवोगाड्रो का हमारा पास नंबर होता है 6 × 10⁻23 जो हमारा नंबर होता है, ये हम मानते हैं। इसको हम मानते हैं कि एवरेज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो है हमारे इतने प्रेजेंट होते हैं। फिर अगर मान लीजिए कि किसी भी कंटेनर के अंदर इतने मॉलिक्यूल्स हैं बच्चों, अगर हमने एवरेज लिया है किसी का, अगर हमने माना है, अगर कोई एक हमारे पास एक ब्लॉक मान लीजिए, कोई रूम मान लीजिए, उसके अंदर इतने सारे मॉलिक्यूल्स है, पार्टिकल्स हैं, तो क्या होगा, इनकी अलग अलग वेलोसिटी होगी और ये अलग अलग मतलब कोई इधर रहेगा, कोई इधर रहेगा, कोई इधर रहेगा। इसलिए हमारा जो कंसेप्ट होता है डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन का और प्रोबेबिलिटी का हम डिफाइन करते हैं बच्चों। ठीक है बच्चों, जैसे कि डाइस के अंदर हमारा क्या होता है कि कभी 1 आता है, कभी 2 आता है, वैसे ही हमारा जो रहेंगे हमारे जो पार्टिकल्स होंगे, कभी वो इधर होंगे, कभी वो इधर भी हो सकते हैं, इधर भी हो सकते हैं और इधर भी हो सकते हैं। तो वो क्या होता है, वो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट रहते हैं हमारी गैसेस जो रहेंगे आइडियल केस के अंदर बच्चों। जैसे मान लीजिए बच्चों कि कोई हमारा जैसे ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का फंक्शन है कि हमारा मतलब कि अगर इधर मतलब हमारे पार्टिकल की अगर इधर कोई है हमारा, जैसे कि ये हमारा जो होता है ये यूनिफॉर्म है बच्चों। तुमको भी ये दिख रहा होगा कि अगर मैं यहाँ से एक लाइन खींच दूँ बीच में से तो ये तुम्हें दिख रहा होगा कि ये दोनों यूनिफॉर्म है। और जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन है बच्चों एक्स मतलब वो क्या कह रहा है कि जो पार्टिकल मान लीजिए कि ये इधर है तो उनका भी जो होगा, उनकी पोजीशन भी होगी वो इधर इसी तरह से डिस्ट्रीब्यूट रहेगी। और हमारा ये प्रोबेबिलिटी का फंक्शन है बच्चों। तो प्रोबेबिलिटी का जो अंदर ये जो कर्व होएगा हमारा, ये अगर मैं इसको ड्रॉ करूं, ये जो हमारा कर्व है इसके अंदर का जो एरिया रहेगा वो इक्वल टू होगा बच्चों 1। इसे हम कहते हैं नॉर्मलाइजेशन करना बच्चों। और प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स क्या हो जाएगी, अगर ये एक्स के फंक्शन में है प्रोबेबिलिटी तो इन्फिनिटी से लेके -इन्फिनिटी से लेके इन्फिनिटी तक जो हमारी प्रोबेबिलिटी होगी बच्चों वो हो जाएगी 1, क्योंकि प्रोबेबिलिटी तो 1 ही होती है बच्चों। टोटल प्रोबेबिलिटी होगी 1 उसकी। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर मान लीजिए
हम एक किसी प्रोबेबिलिटी को Vx की, अगर मान लीजिए हमारा जो एक पार्टिकल है वो एक क्यूबॉइड के अंदर एक है या किसी रूम के अंदर है और उसकी वेलोसिटी हम मान ले किसी एक वेलोसिटी की कि x डायरेक्शन में उसकी वेलोसिटी क्या है, Vx डायरेक्शन में, मतलब उसकी हम मान रहे हैं Vx डायरेक्शन में उसकी एक x डायरेक्शन में उसकी वेलोसिटी है। तो हम क्या कर रहे हैं, हम इसको इस फॉर्म में भी इसको लिख सकते हैं बच्चों। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि हमको क्या पता है बच्चों, जिसके अंदर हमने क्या टर्म हमने डिफाइन किया, ए हमारा एक कोई कांस्टेंट है और अल्फा भी हमारा एक कांस्टेंट है बच्चों, और ये क्या है e⁻ अल्फा Vx का स्क्वायर का इस टर्म में कुछ होगा हमारा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का जो होगा x रिस्पेक्ट में। तो ये रहेगा, मान लीजिए कि अगर Vx जो है v प्लस dvx है, मतलब जो हमारी वेलोसिटी है वो कहाँ से कहाँ तक लाई कर रही है, Vx से लेके dx के लिए dx तक, जैसे कि हमने पिछले उसमें देखा है कि हम जो देख रहे हैं वेलोसिटी वो देख रहे हैं इस रीजन के अंदर बच्चों। तो इसलिए हमने Vx प्लस dx उसको लिख दिया है। तो बच्चों अगर मान लीजिए कि जैसे इसके अंदर हमारा जो एवरेज जो वेलोसिटी होगी वो हमने 0 मानी गई है। क्यों मानी गई है 0? मान लीजिए कि अगर मैं तुमको बोलूं कि ये एक हमारा बॉक्स है और इसके अंदर जो हमारे पार्टिकल है वो इस ऐसे ऐसे हमारे जो है ट्रेवल कर रही हैं, हमारी जो गैसेस है उसकी डायरेक्शन कैसी होगी बच्चों, 3D के अंदर होगी। उसकी वेलोसिटी होगी एक Vx डायरेक्शन में, एक होगी एक Vy डायरेक्शन में और एक होगी Vz डायरेक्शन में। एक ऐसे आइडियल केस के लिए हमने क्या किया है, हम क्या बोलेंगे, अगर वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल मान लीजिए कोई पार्टिकल की वेलोसिटी मान लीजिए -5 है बच्चों, तो उसी तरह से इसके अपोजिट भी किसी और पार्टिकल की वेलोसिटी जो होगी वो भी क्या होगी, वो भी +5 होगी बच्चों। ये आइडियल केस के अंदर हम लेते हैं। तो आइडियल केस के अंदर हमने लिया कि हमने देखा कि Vx और दो मतलब पार्टिकल की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में हो सकती है। तो क्या करेंगे, अगर हम दोनों हम एवरेज लेंगे वेलोसिटी का तो हमारा क्या आ जाएगा 0, एवरेज आएगा 0। क्योंकि हमारा जो ये है बॉक्स है, इसके अंदर कोई गैस है तो वो मूव तो कर नहीं रहा है, तो इसके अंदर जो पार्टिकल्स होंगे उसका अगर एवरेज लेंगे हम, इसका ये हमारा जो इक्वेशन आई है इसका अगर हम एवरेज लेंगे तो हमारा जो होगा वेलोसिटी जो आएगी पार्टिकल्स की, मॉलिक्यूल्स की, वो आएगी 0। इसीलिए हमारा जो कंसीडर करेंगे हम इसके अंदर एवरेज वेलोसिटी कंसीडर ना करके हमको कंसीडर करना पड़ेगा RMS वेलोसिटी। इसका मतलब होता है रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी बच्चों। और डिस्ट्रीब्यूशन, और अगर स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन के हम देखें और हमने क्या बोला गया, आइडियल केस बोला गया है, तो हमारा Vx जो रहेगा क्या रहेगा, v की अगर मैं मान लूं कि एक नेट वेलोसिटी क्या रहेगी तो वो क्या रहेगी Vx स्क्वायर प्लस Vy स्क्वायर प्लस Vz स्क्वायर, और कौन से कहां से कहां तक के लिए, v प्लस dv के लिए बच्चों। तो उसी तरह से हमारा क्या रहेगा, ये जो है a e⁻ स्क्वायर क्या रहेगा, ये टर्म तो होगा हमारा डायमेंशनलेस, और उसी तरह से हमको प्रोबेबिलिटी की एक मिल जाएगी हमको एक कि ये वाला जो रहेगा हमारा, तो उससे हमारा प्रोबेबिलिटी की वैल्यू होनी चाहिए, लाई करनी चाहिए 1 से तक बच्चों। तो फिर हम ये देख रहे हैं v और क्या रहेगा, v प्लस dv के बीच में ये रहेगी वेलोसिटी बच्चों। तो एवरेज वेलोसिटी तो बच्चों हमारी 0 है, एवरेज वेलोसिटी 0 है हमारी, इसलिए हमने रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी का जो है वो इंट्रोड्यूस किया है। तभी हम मतलब रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी कैसे निकालेंगे ये भी हम आगे पढ़ेंगे। अभी देखिए बच्चों, आइडियल केस के अंदर, आइडियल गैस के अंदर क्या होता है, इसमें हम कंसीडर करते हैं हाई टेम्परेचर लो डेंसिटी ऑफ रियल गैस। मतलब अगर रियल गैस जो है हमारी, उसके अंदर हमने क्या बोला गया है कि अगर हाई टेम्परेचर है और लो डेंसिटी है तो हमारा एक वो हो जाता है केस आइडियल गैस का। अगर रियल गैस का जो हमारा रियल गैस के अंदर अगर हम कंसीडर कर रहे हैं हाई टेम्परेचर और लो डेंसिटी तो वो केस बन जाएगा हमारा आइडियल गैस का बच्चों। इसके अंदर PV जो होगा हमारा कांस्टेंट रहेगा, और P अगर प्रोपोर्शनल है T के तो इसको हम कहते हैं चार्ल्स लॉ बच्चों। और टेम्परेचर कैसे डिफाइन होता है हमारा, वो होता है केल्विन के अंदर। तो हम टेम्परेचर को कैसे लिखेंगे, टेम्परेचर इन सेल्सियस प्लस 273, इसके अंदर हमको ऐड करना पड़ेगा बच्चों। और PV हमारा फॉलो करता है nRT का एक इक्वेशन, ये होती है हमारी आइडियल गैस की इक्वेशन ऑफ स्टेट बच्चों।
और इसी वाली इसको हम कहते हैं बच्चों कि PV इक्वल्स टू कांस्टेंट, ये हमारा होता है, इसको हम कहते हैं बॉयल्स लॉ बच्चों, बॉयल्स लॉ कहते हैं। और चार्ल्स लॉ एक होता है हमारा, चार्ल्स लॉ भी होता है, जिसके अंदर प्रेशर जो होता है वो होता है कांस्टेंट, उसके अंदर हमारा होता है प्रेशर कांस्टेंट, पीज कांस्टेंट। पीज अगर कांस्टेंट है तो मतलब V जो होगा हमारा, वॉल्यूम जो होगा वो प्रोपोर्शनल होगा टेम्परेचर के बच्चों। तो ये बस थोड़ा सा एक याद रख लेना कि PV अगर कांस्टेंट है तो उससे हम कहेंगे बॉयल्स लॉ, और अगर चार्ल्स लॉ है तो उसके अंदर क्या होगा हमारा, P जो होगा हमारा कांस्टेंट है बच्चों। तो उससे हमारी जो इक्वेशन बन के आएगी आइडियल गैस की, वो आएगी PV इक्वल्स टू nRT बच्चों। अगर हम देखें आइडियल गैस को, हम मान लीजिए कि एक वॉल्यूम के अंदर वो कन्फाइंड है, मतलब एक उसके अंदर मतलब गैस हमारी है, आइडियल गैस एक वॉल्यूम के अंदर मान लीजिए। अगर मैं ये L मान लूँ, मतलब एक क्यूब है हमारे पास बच्चों, इसकी हाइट, विड्थ और लेंथ जो है वो है L, और इसके अंदर हमारा जो गैस है, इसको मतलब हम देख नहीं सकते, पर हम एक अज्यूम कर रहे हैं कि इमेजिनरी एक हम क्यूब बना रहे हैं। ये कोई भी, वैसे तो कोई भी शेप का हो सकता है, पर हम क्या कर रहे हैं, इसके अंदर हम एक क्यूब बना रहे हैं ताकि हमारी जो सिंप्लिसिटी ऑफ रहे, उससे जो सिंप्लिसिटी रहे हमारी, हम मान रहे हैं कि इस कि क्यूब के अंदर हमारा जो रहेगा मोशन कैसा रहेगा आइडियल गैस का, वो हम मान लेते हैं बच्चों। जैसे कि इस क्यूब के अंदर अगर हमने इसको L माना है, इसके लेंथ, विड्थ और हाइट को, और तो क्या होगा, मोशन कैसे रहेगा, वो इस डायरेक्शन में भी होगा, x के डायरेक्शन में होगा, y के डायरेक्शन में होगा और z के डायरेक्शन में होगा बच्चों। और अगर ये रहेगा तो क्या रहेगा, एक मोमेंटम आएगा, क्योंकि अगर किसी मान लीजिए मास कुछ है इसका हमारे पास मॉलिक्यूल का, और वो मूव कर रहा है, तो वो mv के मोमेंटम से वो मूव करेगा बच्चों। और आइडियल गैस के अंदर हम मानते हैं इलास्टिक कोलिजन। मतलब इलास्टिक कोलिजन का मतलब ये होता है कि हमारा जो E होता है, कोफिशिएंट ऑफ कोलिजन जो होता है हमारा, वो होता है 1 बच्चों। तो मान लीजिए अगर कोई पार्टिकल मूव कर रहा है mv की डायरेक्शन से, तो वैसे ही अगर मान लीजिए कि ये फिर क्या हो गया, दूसरे एक डायरेक्शन में चला गया है mv के डायरेक्शन में, ये किसी से कोलाइड करके वापस से उसने उसी पाथ को रिपाथ किया उसने, तो क्या हो जाएगा, हमारा टोटल मोमेंटम हो जाएगा -mvx और mi इंटू mi ऑफ x हमारा हो जाएगा मोमेंटम बच्चों। ये हो जाएगा हमारा इनिशियल फाइनल मोमेंटम, ये हो जाएगा हमारा इनिशियल, तो फाइनल इनिशियल क्या हो जाएगा हमारा, चेंज इन मोमेंटम हो जाएगा बच्चों। कोई अगर ith पार्टिकल के लिए हम एक मान रहे हैं, तो ये हमारा जो है बच्चों, ये क्या है, एक पार्टिकल के लिए है बस। तो हमारा टोटल चेंज ऑफ मोमेंटम क्या हो जाएगा उस पार्टिकल के लिए, वो हो जाएगा -2mvix। तो कुछ तो मोमेंटम होगा ही बच्चों उसके अंदर। तो हम इसके अंदर अगर मान लीजिए कि आगे यहाँ कुछ मोमेंटम आएगा, तो हमारा जो उसने ट्रेवल किया है बच्चों, मेन फ्री पाथ जो उसने ट्रेवल किया है, वो हम कैसे निकालेंगे, उसका फॉर्मूला रहेगा हमारा डेल्टा टी, कि कितने टाइम में हम वो जो है हमारा मूव कर रहा है, वो हो जाएगा 2L। क्योंकि 2L इसलिए हो जाएगा क्योंकि बच्चों अगर मान लीजिए इसने इस डायरेक्शन पे इसने ट्रेवल किया, तो ये वापस भी इधर आएगा बच्चों, तो 2L अपॉन में आ जाएगा VIX। तो पर यूनिट टाइम में जो मॉलिक्यूल्स जो हमारे हिट करेंगे, वो क्या हो जाएगी, फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी बच्चों उसकी, वो हो जाएगी VI अपॉन में x अपॉन में 2L जो हो जाएगी हमारी, वो हो जाएगी इस फ्रीक्वेंसी जो है हमारे, वो जो हमारी n जो होगा हमारा, वो हो जाएगा 1 अपॉन में डेल्टा t, और ये होता है बच्चों हमारा VI। इसका बस हमको अपोजिट करना है, तो हमको क्या मिल जाएगी, उसकी फ्रीक्वेंसी की नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितने हिट कर रहे हैं पर यूनिट टाइम बच्चों। तो VIX अपॉन 2L ये हो जाएगा हमारा कि नंबर ऑफ पार्टिकल जो कर रहे हैं, हिट कर रहे हैं। और हमको क्या पता है बच्चों कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या होता है, वो होता है हमारा फोर्स। और फोर्स को हम क्या लिख सकते हैं, ये फोर्स बच्चों यूनिट पर टाइम के अकॉर्डिंग हमने लिखा है।
और ये अगर हम सब पार्टिकल्स का मान ले बच्चों कि n हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या होगा, और n की वैल्यू हमने पहले ही निकाली हुई है, तो n की वैल्यू मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हिट कर रहे हैं वो हमने निकाला हुआ है कि वो आया था हमारा VIX अपॉन में 12। ये आया था हमारा जो नंबर ऑफ पार्टिकल जो हिट कर रहे हैं वो आया था VIX अपॉन 12। ये नंबर ऑफ पार्टिकल जो कर रहे हैं हिट इतने टाइम में बच्चों, पर यूनिट टाइम। तो उसी तरह से बच्चों हम फोर्स निकालेंगे तो वो होता है हमारा रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, और हमने निकाला ये पर यूनिट टाइम बच्चों, इसको हम पर यूनिट टाइम भी बोल सकते हैं बच्चों। तो यहाँ से क्या होगा, हमारा टोटल फोर्स आ जाएगा बच्चों, वो आ जाएगा VIX अपॉन L, क्योंकि यहाँ से 2 से 2 कटेगा तो ये हमारा आ जाएगा फोर्स बच्चों। फोर्स आ गया बच्चों। तो हमको क्या पता है, हमको पता है कि अगर हमारा डेल्टा फोर्स आ गया कि कितना फोर्स उस पर चेंज हो रहा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम से हमने निकाल दिया फोर्स कि पर यूनिट टाइम वो कितना चेंज हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसका समेशन करेंगे एफ का, क्योंकि वो डेल्टा एफ के लिए हमको पूरे के लिए निकालना है। तो हम क्या करेंगे, इसका समेशन कर देंगे VIX का, क्योंकि m तो हमारा रहेगा सेम ही, तो हमारी जो वेलोसिटी जो चेंज होती रहेगी उसको हम चेंज कर देंगे बच्चों। तो बच्चों हमने क्या किया, इधर नंबर ऑफ पार्टिकल से हम टोटल के लिए हम निकाल रहे हैं। हमने पहले एक पार्टिकल के लिए निकाला, हम सारे अभी पार्टिकल्स के लिए निकाल रहे हैं, और सारे पार्टिकल्स के निकालने के लिए हमने n और n से हमने इसको डिवाइड कर दिया। तो बच्चों ये क्या आ जाएगा हमारा, ये एक टर्म आएगी बच्चों mn अपॉन l इंटू 1 अपॉन में n समेशन ऑफ VIX का होल स्क्वायर। ये हमको निकालना है फोर्स सारे पूरे सिस्टम के लिए जो हमने कंसीडर किया था, क्यूब एक विड्थ l का और हाइट l का और डेप्थ l का जो हमने कंसीडर किया था। तो बच्चों जो हमारा जो पार्टिकल होगा, जो आइडियल माना है हमने, तो वो क्या करेगा, हम ये मान लेते हैं कि जो VX में जो वेलोसिटी है वो सेम रहेगी VY में और रहेगी सेम VZ में। आइसोट्रोपी से अगर हम देखा जाए कि मतलब हम अगर x डायरेक्शन में है सेम, तो y डायरेक्शन में भी हम आइसोट्रोपी से हम उसको मान लेंगे कि ये दोनों जगह सेम है बच्चों। तो हमारा समेशन ऑफ VIX क्या हो जाएगा बच्चों, वो हो जाएगा VI इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ, मतलब z के अंदर जो वेलोसिटी रहेगी और जो x के अंदर जो वेलोसिटी रहेगी और जो y के अंदर जो वेलोसिटी रहेगी वो हो जाएगी तीनों सेम आइसोट्रोपी से, मतलब क्योंकि सेम कंडीशन ही वो फॉलो करेंगे बच्चों। ये x डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है वो y डायरेक्शन में भी है और z डायरेक्शन में भी है। तो हम क्या लिख सकते हैं आइसोट्रोपी से कि हम VIX को समेशन ऑफ VIX को का होल स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, 1/3 समेशन ऑफ ऑल दी वेलोसिटी इन ऑल द रिस्पेक्टेड डायरेक्शन बच्चों। ऐसे हम लिख सकते हैं बच्चों, इसलिए हमने 1/3 का इसके अंदर टर्म यूज किया, क्योंकि हमारी जो है वेलोसिटी वो XYZ डायरेक्शन में सेम है। तो हम इसे 1/3 ऑफ वेलोसिटी ऑफ ऑल, हम अगर नॉर्मल एक माने कि एक पूरे की जो वेलोसिटी हमने पूरे सिस्टम की जो वेलोसिटी है उसको हम कंसीडर करेंगे, तो हमारा क्या आएगा VI का, अगर हम सारे पार्टिकल्स को कंसीडर करें कि x डायरेक्शन में भी, y डायरेक्शन में, z डायरेक्शन में, तो हम इसका समेशन लेके इसको निकाल सकते हैं बच्चों फोर्स इसका। और VI था बच्चों हमारा एक नेट जो है पार्टिकल की, जो नेट जो है हमारी नेट वेलोसिटी क्या होगी, वो x डायरेक्शन में y डायरेक्शन के रिजल्टेंट से और z डायरेक्शन की रिजल्टेंट से हमको मिलेगी बच्चों। तो हमने इसमें लिख दिया फिर इसको हम सोल्व करेंगे बच्चों, तो ये आएगा 1/3 mn अपॉन में l और 1 अपॉन n, और हमको ये करना है 1 से लेके पूरे नंबर ऑफ टोटल पार्टिकल्स के लिए हमको ये कर रहे हैं बच्चों। पहले हमने सिंगल पार्टिकल के लिए लिया था, फिर हमने इसको पूरे के लिए कन्वर्ट कर दिया पूरे सिस्टम के लिए बच्चों। जितने भी उसके अंदर मॉलिक्यूल्स हैं उनकी हमको वेलोसिटी हमको निकालनी पड़ेगी इससे। तो इसको सोल्व करेंगे बच्चों, तो हमारा ये जो रहेगा ये आ जाएगा, ये टर्म जो बनेगी हमारी ये आ जाएगी VRMS बच्चों। रूट मीन स्क्वायर, मतलब इसमें तुम देख रहे हो कि हम इसका मीन भी ले रहे हैं, रूट भी ले रहे हैं और स्क्वायर भी कर रहे हैं, तो इसी वेलोसिटी को हम कहते हैं रूट मीन स्क्वायर बच्चों।
एवरेज वेलोसिटी हमारी होगी 0, क्योंकि नेट जो रहेगा जो नेट रहेगा वो रहेगा 0। तो यहाँ से हमारा VRMS हमारी आ गई, F जो आएगा वो हो जाएगा 1/3 mn/L VRMS का होल स्क्वायर। और इसको, इस वाले टर्म को हम कहते हैं VRMS बच्चों, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। फिर आगे हमको क्या पता है, हमको पता है प्रेशर को हम डिफाइन कर सकते हैं F अपॉन में एरिया हम मान लेते हैं उसी क्यूब का जो हमने कंसीडर किया था, जो था हमारा क्यूब L और L से हमारा जो था एक क्यूब हमने माना था L साइड का बच्चों। तो हमारा क्या आ जाएगा, P यहाँ से P आ जाएगा हमारा 1/3 mn अपॉन L इंटू 1/L स्क्वायर इंटू VRMS का स्क्वायर बच्चों। तो यहां से मैं क्या कर सकता हूं बच्चों, इसको मैं लिख सकता हूं रो, क्योंकि हमारा रो क्या होता है, मास अपॉन में वॉल्यूम होता है। ये हमारा बन जाएगा वॉल्यूम बच्चों L3। तो हम प्रेशर को हम डेंसिटी के फॉर्म में भी और VRMS के फॉर्म में हमने इसको लिख दिया है बच्चों। तो हमारा प्रेशर जो आ रहा है वो आ रहा है 1/3 रो VRMS का स्क्वायर बच्चों। और अगर मैं इनको वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करूं बच्चों दोनों साइड में, तो हम क्या देखेंगे कि हमारी जो इक्वेशन ऑफ स्टेट बन जाएगी वो बन जाएगी PV = 1/3 mVRMS का होल स्क्वायर बच्चों। यहां तक कोई डाउट बच्चों तो नहीं होना चाहिए। यहां तक हम आ गए कि हमने जो है प्रेशर इंटू वॉल्यूम का जो है इक्वेशन ऑफ स्टेट हम जो निकाली है वो आ गई 1/3 mnVRMS का स्क्वायर। और हमको पता है अगर हम 1 मोल को कंसीडर कर रहे हैं बच्चों, 1 मोल के लिए PV हम लिखेंगे NKBT, इस फॉर्म में भी हम लिख सकते हैं। ये N है हमारा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, KB है हमारा बोल्ट्जमैन कांस्टेंट और T है हमारा बच्चों टेम्परेचर। तो PV हमने निकाला था 1/3 mnVRMS का स्क्वायर। तो यहां से बच्चों हमारा 1/3 mVRMS का स्क्वायर जो होगा वो आएगा ये बच्चों। तो हमारी टोटल ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल जो हो जाएगी बच्चों वो हो जाएगी 3/2 kT, क्योंकि हमको पता है काइनेटिक एनर्जी को हम लिखते हैं ½ mv² के मदद से। हमने क्या किया, इसके अंदर टोटल वेलोसिटी जो हमने मान ली है, तो हमने इसके अंदर हमने एक पूरा सिस्टम को माना है, तो हम काइनेटिक एनर्जी को हम इस फॉर्म में भी हम इसको लिख सकते हैं बच्चों 3/2 kT। इससे हमारी VRMS भी आ जाएगी बच्चों। अब तुम्हें लग रहा होगा ट्रांसलेशनल का मतलब होता है बच्चों कि किसी एक डायरेक्शन में X में जा रहा है, Y में जा रहा है और Z में जा रहा है। पर इसके अंदर क्या होता है कि एक रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी भी रहती है, पर इसके अंदर हम रोटेशनल काइनेटिक जो होगी, हमारी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होती है बच्चों वो होती है I⍵², ½ I⍵²। जो हमारी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होगी बच्चों उसको वो होगी ½ I⍵²। इसको हम मानेंगे 0 बच्चों। इसके अंदर हमें ये अज्यूम करना पड़ेगा कि आइडियल है, तो ये रोटेट नहीं करके ये बस जो है ट्रेवल कर रहे हैं बच्चों। तो हमारी आ जाएगी टोटल ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। ट्रांसलेशन का मतलब है कि मूव करना इन XYZ डायरेक्शन के अंदर, तो वो आएगी हमारी 3/2 kBT। यहां से हम बच्चों इसको करेंगे हम इग्नोर। टोटल ट्रांसलेशनल के हमने क्या कंसीडर किया था, पहले हमने कंसीडर किया था मोनोएटॉमिक, मतलब कि वो एक सिंगल पार्टिकल है बच्चों। मतलब कोई होता है डायएटॉमिक जो मतलब 2 एटम से मिलके बना होता है, कोई होता है एक 3 एटॉमिक जो तीसरे से भी ज्वाइन हो जाता है। पर इसके अंदर डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगी हमारी 3 ही रहेगी बच्चों। तो अगर हमको पता है एनर्जी ऑफ पार्टिकल हम लिखना चाहे, एनर्जी ऑफ पार्टिकल हम कैसे लिख सकते हैं बच्चों, वो लिख सकते हैं मोमेंटम का स्क्वायर अपॉन में 2m। ये हमें पता है, और इसको हम पार्टिकल की एनर्जी को हम PC के फॉर्म से भी हम डिनोट कर सकते हैं बच्चों।
तो हमारी इसके अंदर बच्चों हमने क्या निकाला था, पहले हमने निकाला था पीवी जो आया था हमारा हाफ 1/3 mn v स्क्वायर का आरएमएस का होल स्क्वायर आया था। इसके अंदर हम क्या करेंगे, ये टोटल हम उसके अंदर पुट करेंगे इस वाली की वैल्यू के अंदर। तो हमारा पीवी जो आएगा वो आ जाएगा 2/3e 2/3e आएगा बच्चों, क्योंकि e जो था हमारा वो था, ये कहां से आया ये हम बताते हैं आपको कि e हमने क्या किया है, e की वैल्यू हमने इसके अंदर पुट कर दिया बच्चों। जो हमने e की वैल्यू इधर निकाली थी 3/2 kBt, इससे हमारा क्या होगा, pv की वैल्यू आ जाएगी बच्चों 2/3e और e की वैल्यू होगी हमारी, इसको अगर हम लिखेंगे 3/2 kBt तो e टोटल हमारी जो आएगी वो आ जाएगी इस फॉर्म में बच्चों। और इसी को हम अगर इसको हम टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में इसको अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारा जो रहेगा एनर्जी टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में वो रहेगी 3n/2 kb। kb है हमारा बोल्ट्जमैन कांस्टेंट बच्चों। तो बच्चों हमने क्या देखा कि जो हमारी एनर्जी जो आ रही है वो आ रही है 3/2 kT, और ये 3/2 kT इसलिए आ रही है क्योंकि बच्चों हर डायरेक्शन में हाफ kT जो रहेगा वो उनका एनर्जी रहेगी बच्चों। तो हमने लिया है एक टोटल एनर्जी हमने जो निकाली है काइनेटिक एनर्जी, वो हो जाएगी हमारी हाफ x डायरेक्शन में मान लीजिए ये है, y डायरेक्शन में ये है और z डायरेक्शन में ये है, तो उनको तीनों को मिलके जो बनेगा वो बन जाएगी हमारी एनर्जी। जिसके हम आइडियल है तो हमने आइसोट्रोपिक से हमने क्या बोला, एनर्जी भी हर डायरेक्शन में सेम रहेगी बच्चों, क्योंकि डिग्री ऑफ फ्रीडम बिकॉज ऑफ द डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 रहेगा डिग्री ऑफ फ्रीडम उसका, और हमारी जो रहेगी एनर्जी हर एक डायरेक्शन में इक्वली पार्ट रहेगी बच्चों, इक्वली पार्टीशन ऑफ एनर्जी होगी, मतलब इस एक्स डायरेक्शन में भी सेम रहेगी, वाई डायरेक्शन में भी सेम रहेगी और जेड डायरेक्शन में भी सेम रहेगी बच्चों। तो चलिए बच्चों अब करते हैं हम क्वेश्चन थोड़े। क्वेश्चन 1 हम पढ़ते हैं कि पीवी डायग्राम ऑफ अ डायएटॉमिक गैस इज अ स्ट्रेट लाइन, मतलब डायएटॉमिक गैस के बारे में इसमें बात हो रही है बच्चों। डायएटॉमिक गैस का मतलब होता है कि हमारे जो 2 पार्टिकल हैं एक वो उससे कनेक्ट है बच्चों, कि ये एक तो एक्स डायरेक्शन में भी जा सकते हैं, वाई डायरेक्शन में भी जा सकते हैं, जेड डायरेक्शन में भी जा सकते हैं और ये रोटेट भी कर सकते हैं बच्चों। Passing through the origin, PV diagram of the diatomic gas is straight line passing through the origin। कह रहा है कि पीवी डायग्राम का जो है एक स्ट्रेट लाइन है, इसका मतलब ये कह रहा है कि P जो है हमारा प्रोपोर्शनल है V के बच्चों। तो हमसे पूछा गया है कि द मोलर हीट कैपेसिटी ऑफ द गैस इन द प्रोसेस विल बी, जो मोलर हीट कैपेसिटी होगी हमारी वो क्या रहेगी बच्चों। तो चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन कि हमारा अगर स्ट्रेट लाइन है बच्चों तो क्या रहेगा, P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रहेगा V और इसको जाएगा ये इस तरफ, तो हमारा क्या रहेगा PV⁻⁻1 जो हो जाएगा वो जाएगा कांस्टेंट, वो जाएगा हमारा कांस्टेंट। और हमें क्या पता था मोलर हीट कैपेसिटी निकालने का फॉर्मूला क्या था, वो था हमारा C = R/Γ-1 प्लस R1 - X, और गामा हमारा होता है CP/CV। CP/CV और गामा का फॉर्मूला होता है 1 + 2/F, इसके अंदर F होता है हमारा डिग्री ऑफ फ्रीडम, और डिग्री ऑफ फ्रीडम इसके अंदर एटॉमिक के अंदर क्या होगा, डायएटॉमिक के अंदर F हो जाएगा हमारा 5, क्योंकि एक तो ये कैसे कैसे ट्रेवल कर सकता है ये X में, Y में, Z में और एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज। तो इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या हो जाएगी बच्चों 5, मतलब डिग्री ऑफ फ्रीडम का मतलब होता है कि ये कौन से डायरेक्शन में ये मूव कर सकता है फ्रीली। तो ये होता है हमारा मोलर हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला। इसके अंदर हम पुट करेंगे, गामा आ जाएगा हमारा यहाँ से 5, अगर इधर पुट करेंगे तो आ जाएगा ये गामा आएगा हमारा 1.4, और x हमारा यहाँ पे क्या है, x रहता है वो होता है PV⁻, जो रहेगा ये हमारा रहता है x की वैल्यू रहती है बच्चों। इसके अंदर हम पुट करेंगे तो यहाँ से हमारी आंसर आएगा
5r/2 प्लस r/2 और जो हो जाएगा हमारा 3r के इक्वल। तो हमारा ऑप्शन बी जो होगा वो हो जाएगा ठीक बच्चों। इसके अंदर बस हमें मोलर हीट कैपेसिटी पता थी कि हम एक फॉर्मूला रहता है ये, और हमने गामा निकाला 1+2f से, और डिग्री ऑफ फ्रीडम थी हमारी 5, तो इसकी वैल्यू पुट करके हमारा आंसर आ गया बच्चों। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर पढ़ते हैं, द टेम्परेचर ऑफ एन ओपन रूम ऑफ वॉल्यूम 30 मीटर क्यूब इंक्रीजेज फ्रॉम 70 डिग्री सेल्सियस टू 27 डिग्री सेल्सियस ड्यू टू सनशाइन। कह रहा है कि एक ओपन रूम है हमारे पास जिसका वॉल्यूम है 30 मीटर क्यूब, और उसका टेम्परेचर इन्होंने बढ़ाया 17 डिग्री सेल्सियस टू 27 डिग्री सेल्सियस ड्यू टू सनशाइन। जो हो गया मतलब सन आया तो सन ने कुछ हीट प्रोवाइड की और उससे हमारा जो टेम्परेचर जो है बढ़ गया है बच्चों। तो द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इन द रूम रिमेन 10⁵। जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो है, हमको बोला है कि 10⁵ ही पास्कल जो है हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। If Ni and Nf the number of the molecule in the room before and after heating, then Nf minus Ni will be। मतलब जो हमारे नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स रहेंगे हीट करने के बाद और उससे पहले, तो उसमें क्या अंतर आएगा, क्या डिफरेंस आएगा, वो हमको बताना है बच्चों। तो चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। हमको पता है PV होता है हमारा nRT, और हमने n को हम डिफाइन किया है n/Na। फिर हमने क्या बोला गया है, हमसे बोला गया है कि निकालने के लिए बोला गया है Nf minus Ni, मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आफ्टर एंड बिफोर। तो ये अगर हम पुट करेंगे बच्चों, एक इक्वेशन आएगी हमारी Nf = PV Na/RTF, और Ni की रहेगी हमारी, अगर ये हम मान ले बच्चों, इसकी वैल्यू हम पुट करेंगे क्योंकि हमारे पास प्रेशर जो है वो चेंज नहीं हो रहा है, वॉल्यूम भी चेंज नहीं हो रहा है। तो चेंज क्या हो रहा है बच्चों, चेंज हो रहा है हमारा बस इसके अंदर टेम्परेचर। और बच्चों टेम्परेचर हमको चेंज करना होगा केल्विन के अंदर पहले तो 17 डिग्री को हमको कन्वर्ट करना पड़ेगा पहले, 17 डिग्री सेल्सियस को हमको कन्वर्ट करेगा पहले फ़ारेनहाइट, सॉरी केल्विन में। तो 17 + 273 हो जाएगा बच्चों हमारा 290, और 27 को हमने उसको हीट किया है बच्चों। वो इसका जो सनशाइन की वजह से जो है हमारा टेम्परेचर वो बढ़ रहा है 10 डिग्री। तो हमारा ये क्या हो जाएगा, अगर हम केल्विन में कन्वर्ट करेंगे तो 17 से अगर हम करेंगे तो 17 का होगा 1/290, और हमने 27 का जो कन्वर्ट किया है डिग्री सेल्सियस को, वो हो जाएगा हमारा 300। तो इसके अंदर हम पुट करेंगे तो हमारी जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है वो आ जाएंगे -2.5 × 10⁻25, मतलब इतने वॉल्यूम जो होंगे वो हो जाएंगे कम। मतलब फाइनल जो मतलब क्या रहेगा, हीट करने के बाद जो हमारे वॉल्यूम जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं वो हो जाएंगे कम बच्चों, इतने कम हो जाएंगे। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा बच्चों सी। एक और क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। ये एक स्टेटमेंट और एक रीजनिंग वाला क्वेश्चन है बच्चों, जिसके अंदर स्टेटमेंट 1 और या तो 2 भी हो सकता है। इसके अंदर हमको बताना है कि स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 जो है वो एक दूसरे को सही डिफाइन करते हैं, एक दूसरे के रिस्पेक्ट में एक दूसरे को डिफाइन करते हैं, या अलग हैं, फॉल्स हैं या ट्रू हैं, उसके हिसाब से हमको बताना है। तो स्टेटमेंट 1 के अंदर हम पढ़ते हैं, द इंटरनल एनर्जी ऑफ अ परफेक्ट गैस इज इंटायरली काइनेटिक। कह रहा है कि द इंटरनल एनर्जी ऑफ अ परफेक्ट गैस इज इंटायरली काइनेटिक एंड डिपेंड ओनली ऑन एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ द गैस एंड नॉट इट्स प्रेशर और वॉल्यूम। कह रहा है कि इंटरनल एनर्जी ऑफ अ परफेक्ट गैस जो होती है इंटरनली डिपेंड ऑन काइनेटिक एंड डिपेंड ओनली ऑन एब्सोल्यूट टेम्परेचर, एब्सोल्यूट टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, और एंड नॉट ऑन इट्स प्रेशर और वॉल्यूम, ये हमसे बोला गया। दूसरे स्टेटमेंट में बोला गया, परफेक्ट गैस इज हीटेड कीपिंग प्रेशर कांस्टेंट एंड लेटर एट कांस्टेंट वॉल्यूम फॉर द सेम अमाउंट ऑफ हीट
द टेम्परेचर ऑफ द गैस एट कांस्टेंट प्रेशर इज लोअर देन द कांस्टेंट वॉल्यूम। इसमें बोल रहे हैं कि हमारी एक परफेक्ट गैस को हमने हीट किया, उसका प्रेशर रखा हमने कांस्टेंट, एंड बाद में क्या करा हमने, उसका वॉल्यूम भी उसका कांस्टेंट कर दिया। और हमने जो इसको हीट दिया बच्चों, उसको टेम्परेचर जो उसका बढ़ाया गया, वो हमने जो टेम्परेचर बढ़ाया वो बढ़ाया है प्रेशर को कम करने पे। एट कांस्टेंट प्रेशर इज लोअर देन द कांस्टेंट वॉल्यूम। तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन। द एक्सटर्नल एनर्जी डिपेंड अपॉन एब्सोल्यूट टेम्परेचर फॉर गैस। जो हमारी एक्सटर्नल एनर्जी होती है बच्चों, वो होती है डिपेंड एब्सोल्यूट टेम्परेचर पर। और स्टेटमेंट 2 में क्या बोल रहा है, बट द स्टेटमेंट्स आर इंडिपेंडेंटली ट्रू। मतलब इसके अंदर हुआ है कि स्टेटमेंट 2 जो है और स्टेटमेंट 1 जो है दोनों करेक्ट है, पर स्टेटमेंट ये दोनों एक दूसरे को जो है वो जो है सेटिस्फाई नहीं करते हैं बच्चों।